हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 3.3 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूँ। एक बार पूरे चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हमने किया, क्योंकि ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, हमें एग्जांपल्स करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उनको पता है 3.4 जो है वो रिमूव्ड है, वो सीबीएसई ने एनसीईआरटी की नई बुक से वो डिलीटेड है। तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद जस्ट मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है। और मैं आपको जस्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया, आप मेरे को बताना आपको कहाँ पर मुश्किल लगा। ये चैप्टर जो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, ये मैंने ईजी बनाने में मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए कि आपको ईजी लगे। तो ये आपका रोड मैप था। सबसे पहले यहाँ में लिखा हुआ कि हमने एंगल के बारे में पढ़ा, तो ये सारा एंगल का माइंड मैप है कि एंगल में हमें क्या कुछ करना है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर ना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करके कुछ है 3.2 में, मतलब बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आपको 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद इसी टेबल को थोड़ा सा बड़ा किया 360 तक, क्वाड्रेंट्स, इंटरचेंज, नो चेंज, सब कुछ बताया था, आइडेंटिटीज। और आपको बताया इसको मैंने 2 पार्ट्स में शूट किया था। ये जो है ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी। अगर आप इन सब के रीज़न जानना चाहते हो, डोमेन रेंज, तो आपको 3.2 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिखनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको डोमेन रेंज सब कुछ बताया था। और ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो ये बेसिक हमारा इतना है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर है ना, तो आपको मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी मतलब कि ऐसे नहीं बोल सकता कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका पॉइंट कहीं से भी क्लियर नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सबसे वर्स्ट पार्ट पर, मतलब फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज। तो उसके लिए मैंने ये लर्निंग टेक्निक्स बनाई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये कैटेगरी 1 के सारे फॉर्मूलाज हैं, मैंने खुद से डिवाइड किया, जैसे बुक में नहीं है, मैंने डिवाइड किया। ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है, ये कैटेगरी 4 है, ठीक है। अब उसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये मेरा माइंड मैप है कि क्वेश्चंस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सबको बताने का रीज़न यही है कि अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कितने एफर्ट्स करके आए हैं पीछे से। तो जितने एफर्ट्स हमने पीछे किए हैं वो हमें आज दिखेंगे। हम क्वेश्चंस को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। बहुत इजी है। 3 sin π/6 secant π/3 - 4 sin 5π/6 cot π/4 = 1। ये प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये टेबल से हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये हमने एंगल में सीखा था कि π/6 को 30 बोलते हैं, इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा। π/3 को मैं 60 बोलता हूँ, इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा। π/4 को मैं 45 बोलता हूँ, इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा। 5π/6 पर हमें प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले इसी का सोल्यूशन करेंगे। और ये हमने वैसे 3.2 में बहुत बखूबी सीखा भी है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट। आप ऐसा करो, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो 3 sin π/6 secant π/3 - 4 sin 5π/6 cot π/4। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, क्योंकि बुक में जैसे किया गया मैं उस तरह से नहीं करूँगा। मतलब बुक में थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, तो थोड़ा सा आपको समझाने में साथ साथ में समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो लेट हम साइन, देखो सबसे मुश्किल, मतलब जो मुश्किल नंबर है ना वो हमें ये है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये 5π/6 है, ठीक है। तो ये हमने 3.2 में सीखा है। अब आपको पता है 5π/6 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, देखो इसका एक तरीका तो ये है कि इसको ना आप ऐसे ब्रेक कर लो कि 5π/6 है, तो पीछे अगर π/6 ही हो, ठीक है, यहाँ पाई माइनस π/6, तो कितना बनेगा 6π - π/6 मतलब 5π/6। इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि आपको पता है कि इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि रेडियन और रेडियन कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 150। अब साइन 150 को मैं 180 - 30 लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पर लिखा है।
आपकी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी आप ब्रेक कर लेना। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ पाई माइनस पाई बाय 6। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि सर हमें ये स्टेप याद करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि ये मुश्किल है, कुछ बच्चों को रीडिंग में मुश्किल होता है, तो अब इसको ऐसे कन्वर्ट, मतलब देखो पाई बाय 6 को आप जानते हो, इसको हम 30 बोलते हैं। 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। अब 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये मैंने बहुत बार समझाया। साइन पाई पर क्या होगा, नो चेंज। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हम, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि साइन 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू इतनी मैं लिख सकता हूँ, पुट इन 1। अब 1 में पुट कर लेते हैं, तो हमारा 1 कितना बन गया, 3 साइन पाई बाय 6 सीकेंड पाई बाय 3। तो यहाँ पर मैंने 5 पाई बाय 6 की जगह पर पाई बाय 6 लिख लिया, कॉट पाई बाय 4, ठीक है। 3, अब साइन 30, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सीकेंड पाई बाय 3, ठीक है। सीकेंड पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 2/1। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। 4 साइन पाई बाय 6, इसकी वैल्यू फिर से अगेन 1/2। अब कॉट पाई बाय 4, अब कॉट पाई बाय 4 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4, ये 2 और 2 कट गए, तो मेरे पास कितना रह गया 3, यहाँ पर 2, कितना आ गया 1, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। विच एम्प्लाइज, हमने इसको बहुत ईजिली प्रूव कर लिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। जो सबसे आप इसमें मुश्किल पार्ट बोल सकते हो वो 5 पाई बाय 6 था, उसको हमें सॉल्व करना आता है, और इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 11th की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में बोलता हूँ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एंड फॉर्मूलाज, मतलब कम्बिनेशन ऑफ बेसिक एंड फॉर्मूलाज। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, साइन 15, tan 15, कॉट 15, कॉस 15, साइन 45 नहीं, साइन 75, कॉस 70, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो देखो इसको मैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बोलता हूँ। देखो साइन 15 हमारे टेबल पे तो नहीं है, ठीक है, 90 0 के बाद 30 है। देखो वैसे अगर आप कैलकुलेटर पर देखोगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, बट हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, हमारे पास वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमेशा ऑलवेज मतलब इस बात का आपने ध्यान रखना कि ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दिस क्वेश्चन या ब्रेक दिस एंगल। इसको एंगल को इस तरह से हमें ब्रेक करना है कि जो दोनों, मतलब इसको प्लस या माइनस, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लेट साइन 15 है जो, इसको ना ब्रेक करने वाला हूँ। अब 15 को तो मैं जानता नहीं, बट मैं इसको जानता हूँ और इसको भी जानता हूँ। इसको मैंने 45 माइनस 30 लिख लिया। 45 माइनस 30 कितना होता है, आप सही बोल रहे हो 15, आपको पता ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिखा है ऐसे, आपको रीज़न पता होना चाहिए। 45 को मैं जानता हूँ, 30 को मैं जानता हूँ। अब जानने से क्या होगा, साइन तो बाहर है, तो इसका एक फॉर्मूला भी मुझे पता है। देखो भूलना मत, जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको याद है यहाँ पर साइन, इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ, मैं लिख देता हूँ, वी नो साइन ए माइनस बी। और अगर किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत है तो याद करो, साइन का फॉर्मूला हमने कैसे याद किया था, साइन से। साइन का मतलब क्या था, सिंगल आइडेंटिकल नंबर। सिंगल आइडेंटिकल, सिंगल से मतलब ये है कि साइन इकट्ठा रहता है, मतलब अकेला रहता है। साइन ए उसके साथ कॉस, अकेला, कॉस ए साइन बी। तो यहाँ माइनस साइन, आपको सिंगल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम साइन होता है, ठीक है। इसको हमने ऐसे याद किया था। तो ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो विच एम्प्लाई साइन 15, ठीक है। अब आपको पता है साइन ए की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, 45, कॉस बी की जगह पर 30, कॉस ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30 डिग्री, और इन सब की वैल्यूज़ मुझे पता है, ठीक है। इसलिए इसको मैं परफेक्ट एग्जांपल, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और इसको आपको मतलब ब्रेक करना भी आना चाहिए कि किस तरह से इसको आप ब्रेक तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 माइनस 15,
या कुछ भी आप और तरह से 60 माइनस कुछ भी तरह से ब्रेक कर सकते हो, बट वो जो दोनों एंगल्स हैं जिनमें ब्रेक है वो हमें मतलब उनकी वैल्यू हमें आनी चाहिए। जैसे साइन 45 है, अब साइन 45 की वैल्यू अगर आप टेबल पे चेक करोगे तो वो होती है 1/√2। ठीक है, अब कॉस 30 होता है, अब चेक करना प्लीज, √3/2। कॉस 45 अगेन 1/√2। साइन 30 कितना होता है, वो होता है 1/2। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर कितना आएगा, √3/2√2, यहाँ पर 1/2√2। तो विच एम्प्लाइज साइन 15 डिग्री कितना आ गया, √3 - 1/2√2। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब कुछ बच्चे ना मुझे नीचे कमेंट से मुझे पूछा था कि सर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट मैं आपको हमेशा इसलिए मैच करवाता हूँ कि कई बार ना पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हो, आपके सामने कुछ ऑप्शंस हों और आपका आंसर जो है वो आपने हल्का फुल्का सॉल्व कर लिया बट वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको वो करना आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा आंसर को फुल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब ऐसे करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th की बात करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। तो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा नंबर हमने कभी नहीं देखा, ऐसा एंगल हमने कभी नहीं देखा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो डिफरेंट मेथड से कराऊंगा। वो रीज़न ये है कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आप बुक में देखोगे, पहले मैं आपको उसी तरीके से करवाऊंगा और समझाऊंगा कि उन्होंने क्या किया। अगर आपको वैसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे नॉर्मली बच्चों को वो समझ में नहीं आता। वो नॉर्मली मुझसे हमेशा यही पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ऐसे ही ब्रेक करना है। तो एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि जिसमें मतलब कि आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करें। अब देखो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले ना इसको लिखते हैं tan 13 π/12। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि इसको ब्रेक हमेशा इसलिए करते हैं ताकि जो नंबर है वो थोड़ा सा एंगल जो है वो छोटा हो पाए और उसकी हम वैल्यू जो है वो गेस कर पाएँ। अब इसको ना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आप एग्री करोगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। 12 π + 1 13 π/12 लिख सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आपको लगेगा सर हम लिख सकते हैं, बट लास्ट में जब ये क्वेश्चन खत्म होगा आपके मन में क्वेश्चन होगा सर अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदल के आ गया तो हमें कैसे पता लगेगा कि कैसे मतलब इसको कि तोड़ना या ब्रेक करना है। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। तो बिकॉज अब आपको पता है tan π + थीटा, ठीक है, tan का tan ही रहेगा। अब पाई प्लस थीटा है तो फिर से वही कहानी है हमारी। तो ये पाई है तो पाई प्लस थीटा हम यहाँ पर आ गए। ये कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड में tan आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि विच एम्प्लाइज tan 13 π/12 को मैं क्या लिखूंगा, tan π + 12। तो इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। तो मतलब देखो tan π + थीटा tan थीटा, tan π + π/12 tan π/12। अब जो tan π/12 है ये हमारे लिए चैलेंज है क्योंकि नॉर्मली हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हमेशा आती हैं, π/6 π/4 π/3 π/2 कुछ भी ऐसा आता है, बट π/12 तो पहली बार आया। तो इस π/12 का क्या करेंगे, नाउ tan π/12। अब फिर से ये आपको थोड़ा सा क्रैमिंग वाला लगेगा बट आप मेरी बात से एग्री करोगे। क्या मैं इसको देखो, अब ये π/12 ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू इसको इससे कंपेयर करके देखो 15 की, tan 15 या sin 15 की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट उसको मुझे ब्रेक ऐसे करना है कि उनको मैं जानता हूँ। अब ये π/4 है तो π/12 है। अब π/12 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों नंबर्स को मैं जानता हूँ। अब मैं जानता किसको हूँ, π/3 को जानता हूँ मैं, π/6 को जानता हूँ मैं, π/4 को जानता हूँ मैं, π/2 को जानता हूँ। ठीक है, यहाँ और भी बड़े नंबर्स हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ π/4 - π/6। तो 6π - 4π, अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 24, 2π/24 ये कट हो गया तो कितना आएगा 12। तो इस तरह से इसको ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ π/4 - π/6। अब फिर से
कुछ बच्चों के मैंने क्वेश्चन होगा, सर ये आपको बताया कि इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, हम कैसे गेस करेंगे। रुको, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो देखो, अब आपको पता है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है आपका कि वी नो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। तो मैंने आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करवाया था। याद करो, tan का फॉर्मूला हमने tan से ही याद किया था। क्या किया था मैंने? tan अलोन एंड ऐड, tan अकेले का फॉर्मूला है, उसमें ऐड इन न्यूमरेटर, इसमें हम ऐड वाले में ऐड करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट वाले में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे tan a माइनस tan b, नीचे 1 प्लस tan a tan b। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर या विच एम्प्लाइज कर दो, tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 को मैं ये लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 6, 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 6। इस तरह से कर सकता हूँ। ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जानता हूँ, तो tan 45 होता है हमारा 1 माइनस tan 6 पाई बाय 6 में 30, tan 30 होता है 1 बाय √3। ठीक है, 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय √3। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, √3 माइनस 1 बाय √3। बुक में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिखा है, √3 प्लस 1 बाय √3। अब ये आपस में कट हो गया, ये आपस में कट हो गया, तो मेरे पास कितना रह गया, जो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी बात बताई थी कि आंसर को मैच करना क्यों जरूरी है। अब वैसे इतना आंसर आ गया, अब ये परफेक्टली एक्यूरेट आंसर है, इस तरह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इस आंसर में गड़बड़ है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल जो हमारा आंसर है वो ठीक है। बट अब फिर से सोचो, अगर बाय चांस पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 2 माइनस √3, अब आप फंस गए ना, अब आपका आंसर तो यही आ रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज। यहाँ पर √3 लिखो -1, √3 -1, ताकि हमारा आंसर जो है मैच हो पाए। अदरवाइज और कोई चक्कर नहीं है, हम अपना आंसर कहीं पर जहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई हम वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ऊपर कितना आएगा, √3 को √3 से किया तो 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1, नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, तो ऊपर आ गया 4 माइनस 2 √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। आपको पता है √3 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 1, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3, नीचे कितना रह गया 2। अब ये भी कट हो गया, तो अब आपके सामने है विच एम्प्लाइज tan हमारा जो था ना 13 पाई बाय 12, अब उसको मैंने अपना आंसर मतलब कर लिया कंप्लीट, और ये हमारा जो आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो देखो, ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन है। इससे पहले जो भी हमने की है थोड़ा काम, वो सारा दिमाग वाला काम है, मतलब वो हमारी समझ वाला काम है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को वो समझ में ना आया हो, तो मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है, बाई चांस पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इस जैसा, तो अब यहाँ पर तो चलो हमने एक मतलब क्रैम कर लिया, मतलब कुछ भी कर रट्टे मार लिए उसको कि इसको ऐसे ऐसे ब्रेक करना है पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 करके। अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए और आप भूल जाओ कि किस तरह से करना है, तो आपको क्या करना है, मैंने वो पहले भी बताया हुआ है, 13 पाई बाय 12, ये रेडियन है, रेडियन को आप क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, और वो हमें आता है। आपको पता रेडियन ऊपर है तो नीचे भी रेडियन इंटू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर 2 9 ज़ा, यहाँ पर 2 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 30। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, ये भी कट हो गया, तो 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो विच एम्प्लाइज 13 पाई बाय 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 195 डिग्री। अब 190 विच एम्प्लाइज, देखो tan
जो 13π/12 था उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो डिग्री में कन्वर्ट करना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लगता है, तो अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। जिस तरह से हमने याद है 13π/12 को छोटा किया था, अब tan 195 डिग्री को पता है मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 + 15। अब आपको पता है कि tan 180 + थीटा कितना, tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब प्लॉसिटी भी आएगा, आपको पता है ये हम काम पहले भी कर चुके हैं। तो tan 195 डिग्री कितना आ गया, tan 15। अब ये क्वेश्चन पिछली एग्जांपल के जैसे, तो अब इसको हम नाउ tan 15 को हम ब्रेक कैसे करेंगे आपको पता है, जो हमें जानते हैं, जैसे मुझे जानता है 45 - 30 किया हमने, यहाँ पर भी वही है, ये 45 ये 30 है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में अंधेरा था, आपके सामने कुछ धुंधला था, जिसको आप बोल सकते हो फॉगी सा है कि सर आपने हमें बता दिया, हमें तो ये पता नहीं लगेगा, बट यहाँ पर आपको क्लियरली पता है। अब हमें क्या करना है, हमें सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करने हैं। उसको मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो, मैंने जो काम था हमारा वही रिपीट ही करना था, इसमें मैंने वो करके दिखा दिया 45 - 30। अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमने 45 - 30 क्यों लिखा है। तो tan A - tan B 1 + tan A tan B, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। tan 45 की वैल्यू 1 है, 1/√3 है, फिल कर दी, सॉल्व किया, यहाँ पर छोड़ सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर छोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा, इसकी वैल्यू निकालो, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। बट अगर आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ जाए तो रैशनलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे 2 आ गया, 2 को मैंने ऊपर से कॉमन निकाल काट दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको रेडियन में कंफर्टेबल है आप उसको रेडियन में ब्रेक कर दो, और अगर आपको रेडियन में मुश्किल लग रहा है तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके उसको मतलब कि ब्रेक करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपके बेसिक्स और प्लस आपके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 की बात करते हैं। प्रूव दैट sin x + y डिवाइड बाई sin x - y इज इक्वल टू tan x + tan y tan x - tan y। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में अब ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पर आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो परेशान कर सकते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपका माइंड मैप जो मैंने वो बेसिक सा वीडियो में बताया था वो हेल्प करने वाला है। तो मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, हैव पेशेंस एंड बी कूल, चेक बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ट्राई टू चेक क्वेश्चन फॉल इन विच कैटेगरी। तो सबसे पहले ना आप लेफ्ट हैंड साइड, वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन ईजी लग रहा है हमें, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को देख के, अब tan A + tan B का मेरे पास कोई फॉर्मूला मुझे दिख नहीं रहा। ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। देखो ये tan A + B है, tan A + tan B ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। अब sin A + B का फॉर्मूला मेरे पास है, तो sin A + B मतलब कैटेगरी 1 के अंदर ये फॉल करता है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके क्वेश्चन में क्या बनता है, फिर उसके आगे का स्टेप जो है उसके बाद देखेंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब आपको पता है कि sin A + B का फॉर्मूला क्या है, सिंगल आइडेंटिकल नंबर। सिंगल आइडेंटिकल नंबर मतलब साइन अकेला कॉस अकेला, तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो मैं फॉर्मूलास आपको लगा देता हूँ यहाँ पर। तो sin x cos y + cos x sin y, सेम वे से sin x जो ऊपर लगाया है वो नीचे भी लगा देंगे, तो माइनस cos x sin y। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए मैं आपको लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लगाया, ताकि अगर बाय चांस आप थोड़ी देर बाद कि आज से 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद जब इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ोगे आपको क्लियर हो। अब देखो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब हमने जो स्टार्ट करना है क्वेश्चन वो हमने कर लिया, ठीक है। मतलब कि ये वाला फॉर्मूला लगा के मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद फिर से आपको सोचना है कि मतलब मुझे जाना कहाँ, मतलब कि पहुँचना कहाँ पर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कुछ कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा। उन्होंने बोला कि ये दिखा दो कि ये इसके इक्वल है, मतलब हमें इसके जैसा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सब कुछ साइन और कॉस में है, और आपको पता है कि tan जो होता है ना, tan जो होता है, मान लो tan x की बात करें, वो साइन अपॉन कॉस होता है। अब tan x के लिए मुझे sin x अपॉन कॉस x चाहिए, tan y के लिए मुझे
साइन वाई कॉस वाई चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर साइन एक्स तो है, अगर नीचे कॉस एक्स मिल जाए तो मेरी बात बन सकती है। साइन वाई तो है, नीचे कॉस वाई मिल जाए तो मेरी बात बन सकती है। तो यानी कि अगर मैं अब इसको मुझे अगर मैं कॉस एक्स से डिवाइड कर दूं, देखो इसको अगर मैं कॉस एक्स से डिवाइड कर दूं यहाँ पर भी तो tan एक्स बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं साइन कॉस वाई से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो है वो tan वाई बन जाएगा। बट फिर इसका क्या करेंगे, और दूसरी बात ऐसा भी नहीं है कि इसको अलग से डिवाइड करेंगे इसको अलग से डिवाइड करेंगे, ये एक ही नंबर है तो एक ही बार में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है एक्स्ट्रा है, ये नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय, फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार दिखाई देता हूँ। देखो साइन एक्स, सिर्फ ऊपर को देखते हैं। ठीक है, मान लो ये अब इसको मैंने आपको क्या बोला था कि अगर यहाँ पर मुझे cos x मिल जाए और यहाँ पर मुझे cos y मिल जाए, ठीक है, तो ये तो फालतू टर्म है ना, अब इसको भी हराना पड़ेगा, मतलब इनकी यहाँ से मतलब कि रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर मैं cos x cos y से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये tan ये भी tan, तो मेरी बात बन सकती है। तो इस तरह से फील करने की कोशिश किया करो। तो इसको मैं डिवाइड बोथ साइड्स, मैंने गलत लिख दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मुझे लिखना चाहिए था। तो अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x cos y से डिवाइड करना है, तो विच एम्प्लाइज साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो साइन x cos y डिवाइड बाय, ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, cos x cos y, इसको भी cos x cos y से डिवाइड करेंगे, इसको भी cos x cos y से डिवाइड करेंगे। ठीक है, होल डिवाइड बाय साइन x cos y cos x साइन वाई, इसको भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो cos x cos y cos x cos y, मतलब आपका क्वेश्चन हमेशा आपको बताएगा क्या करना है। ये cos कैंसिल, cos x कैंसिल, cos y cos x, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब आपको पता है तो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास बच गया, अगर आपको दिखाना चाहूँ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन वाई बाय कॉस वाई, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन वाई बाय कॉस वाई। अब आपको पता है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, साइन बाय कॉस होता है tan x प्लस tan y, नीचे भी tan x माइनस tan y। तो ये आपकी क्या है, तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। देखो सबसे पहले मैंने ये देखा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला, ये याद करने की टेक्निक आपको पता है, सिंगल आइडेंटिकल नंबर, तो उसको मैंने लगाया। उसके बाद देखा मैंने tan x tan y तक पहुंचना है, तो यहाँ पर अगर मैं cos x cos y से डिवाइड कर दूँ तो मेरी बात बन सकती है, और वहीं से मेरी बात बन गई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो आज की वीडियो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने की हैं 10 11 12 13, ठीक है, तो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।